So very good evening everyone. Welcome to Unacademy. First of all, confirm please if you can listen my voice. अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो let me first of all start this session. ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का session. Before that, let me introduce myself. My name is Vishal Soni and I have cleared ESC examination 2 times. तो this session is all about the basic information about GATE. मतलब कि अगर आप कॉलेज में हो, अभी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में हो, तो आपको अपने फ्यूचर को लेके कैसा एक नज़रिया रखना चाहिए, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, कैसे आप अप्रोच कर सकते हो. तो बेसिकली इस सेशन का एक जनरल पर्सपेक्शन यही रहेगा कि हम एक कैरियर काउंसलिंग के फॉर्म में सारी चीज़ें समझ पाएँ और वहाँ से कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स ले पाएँ. तो ये एक इनफॉर्मल सेशन है, इसमें ऐसा कुछ मत समझना कि मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ या कुछ वन साइडेड कम्युनिकेशन होगा. आप इसमें जब भी आपको डाउट्स आते हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस रहते हैं, वो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ भी सकते हो. ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक दिस कूच बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एंड सूरज, प्रज्वल और सौरभ who have arranged this session. Apart from that, back-end team which includes Sudeep, Ananya, Anish and Shubhamita and Aritra. Okay, so thank you so much for arranging this session. Hopefully we'll be having more such sessions in the upcoming future. Now, तो चलो बताओ, शुरू करें आज का सेशन. आ गए सारे लोग और should we wait for some time? So I think we should start this session. Okay, fine. चलो, सो लेट अस स्टार्ट दिस सेशन. तो यार सबसे पहले सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं इस थॉट के साथ कि जब हम 11वीं 12वीं में होते हैं, मतलब जब हम 12th में होते हैं, तो जनरली जब हम आईआईटी की तैयारी करने जाते हैं, आईआईटी जेईई की, तो आई थिंक जितने भी लोग आईआईटी की तैयारी करने जाते हैं 12th के बाद, सबका पहला सपना यही होता है कि यार आईआईटी में हम लोग जा सकते हैं. और ये अंदर थोड़ा बहुत कन्विक्शन भी होता है. बहुत सारे लोग कोटा जाते हैं, कोई कानपुर जाता है, कोई कहीं और जाता है. सभी लोग जाके जेईई की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं. जो आप जेईई की तैयारी करना स्टार्ट करते हो ना, तो शुरुआत के 1 महीने तो बहुत कॉन्फिडेंस लगता है, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ाई करते हैं, सारी क्लासेस फॉलो करते हैं, सब कुछ करते हैं. बट ग्रेजुअली जैसे जैसे वहाँ पे एक इन्वायरमेंट मिलता है, जैसे डिफरेंट सर्कल्स में हम लोग जाते हैं, वैसे धीरे धीरे क्या होता है, ग्रेजुअली अपना जो सपना होता है आईआईटी जाने का, वो धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है. अब होता क्या है कि जब 12th लेवल पे एग्जाम होता है, तो हम आईआईटी एग्जाम्स नहीं क्लियर कर पाते हैं. हो सकता है कि हम किसी टॉप के एनआईटीज में भी नहीं जाते, या बेसिकली अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो हम लोग अंडर परफॉर्म करते हैं. आप में से शायद जितने भी लोग इस सेशन में होंगे इस बात पे एग्री करोगे कि शायद अगर आप 12th में अंडर परफॉर्म नहीं करते, तो आज आप शायद और बेहतर जगह पे होते, या फिर एक बेटर प्लेस आप लोग डिजर्व करते हैं, है ना. तो सभी को अंदर से पता होता है यार कि कहीं ना हमने अंडर परफॉर्म तो किया हुआ. उसके लिए हो सकता है कि हम थोड़े से इमेच्योर थे उस टाइम पे, थोड़ा हमारे अंदर बचपना था, शायद हमने कुछ केयरलेसनेस की, कुछ ऐसी मिस्टेक्स की, कुछ हैबिट्स थी हमारी जो शायद उस टाइम पे नहीं होनी चाहिए थी. ठीक है, तो 12th वाला जो हमारा एक सेटबैक होता है, 12th वाला जो हमारा एक बैक ऑफ द माइंड हमें डिमोटिवेशन होता है, वो 2 चीज़ें करता है. सबसे पहली चीज़ तो हमें ये अंदर से बार बार रियलाइज़ कराता रहता है कि यार हमने अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं करा. और जब ये चीज़ दिमाग में एक बार बैठ जाती है ना, तो जो हम ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो फोबिया ना बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है. जैसे मैं अपना भी अगर आपको स्टोरी बताऊं, तो मैं भी 12th के साथ आईआईटी में नहीं जा पाया, बिकॉज ऑफ जैसा आप लोगों के साथ होता है वैसा मेरे साथ भी, कि मैंने सही से पढ़ाई नहीं करी, थोड़ा केयरलेसनेस, थोड़ा उतनी मेच्योरिटी भी नहीं थी, किसी ने बताया भी नहीं, दुनिया भर की चीज़ें आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो. तो उससे होता क्या है कि जब हम कॉलेज में आते हैं, जैसे मैं प्राइवेट यूपीटी कॉलेज में गया, तो कॉलेज में कंडीशनिंग ऐसी हो गई थी कि फाइनल ईयर तक आते आते डर भी लगता था कि यार पता नहीं कुछ लाइफ में बड़ा कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. बट मैं सबसे पहली चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने 12वीं लेवल पे कोई भी फेलियर एक्सपीरियंस करा है, तो उसका अभी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता. दोनों का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं होता है. ये मैं आपको अभी से बता देता हूँ. तो अगर आप इसको सोच के परेशान हो कि यार वहाँ पे कोई ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम नहीं निकाला, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हो. दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं. जैसे मैं भी प्राइवेट यूपीटी कॉलेज से था, बट उसके बाद भी मैंने ईएससी का एग्जाम क्लियर किया विद टॉप रैंक, और उसके बाद फिर मैंने थोड़े टाइम के लिए इंडियन रेलवेज में भी काम किया, करीबन 1.5 साल के आसपास. बट वहाँ पे मेरा मन नहीं लगा, फिर मैंने छोड़ के दोबारा से इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ज्वाइन किया, वहाँ पे भी मेरा मन नहीं लगा. तो फाइनली फिर मैंने अनअकैडमी में टीचिंग स्टार्ट कर दी फुल टाइम. हालांकि मैंने बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ा है, बट अभी मैं अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूँ. और अनअकैडमी में आउट ऑफ 500 टीचर्स, ओनली फ्यू टीचर्स आर हैविंग द टैग ऑफ लेजेंड, आई एम वन ऑफ देम. तो इस पूरी की पूरी स्टोरी का मतलब क्या है? इस पूरी की पूरी स्टोरी का मतलब यही है कि अगर अभी आप जिस पोजीशन पे हो, उस पोजीशन में अगर आपको लगता है कि यार यहाँ से मैं बेहतर पोजीशन में जा सकता था, मैंने शायद अपने 12th लेवल पे अंडर परफॉर्म करा और उसके बेसिस पे मुझे सक्सेस नहीं मिला,
तो उस चीज को ना हावी मत होने देना अपने ऊपर, उसका फोबिया मत आने देना। आप जब से भी चाहो, जब से भी शुरुआत करोगे ना, तब से आप चाहो तो पूरी की पूरी नई जर्नी अपनी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये बात सभी को क्लियर हो गई। चलिए, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जब एक एवरेज स्टूडेंट जो कि 12th लेवल पे किसी भी टॉप के एनआईटी के कॉलेज में भी नहीं जा पाया, तो वो कैसे इतने बड़े एग्जाम्स को क्लियर कर सकता है। तो देखो, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ, मैंने बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल होते हुए देखा है, बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट्स को टॉपर बनते हुए देखा। तो मैंने जनरली 2 पैटर्न्स ऑब्जर्व किए उन सारे स्टूडेंट्स में। वो पहला पैटर्न में ये देखता हूँ कि उनको बहुत क्लियर होता है कि उनको किस एग्जाम की तैयारी करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉलेज से इमीडिएटली निकलने के बाद मैं 6 महीने तक इन्फोसिस में भी था, ठीक है। बट इन्फोसिस में मेरे अराउंड जितने भी लोग रहते थे ना, सारे कैट की तैयारी करते थे। जितने भी लोग थे ना, सबके सब कैट की प्रिपरेशन करते थे। तो अब मुझे अंदर से पता था कि यार अगर मैं कैट की तैयारी करूंगा ना, तो मैं कैट का एग्जाम नहीं निकाल पाऊंगा। बट अंदर से मुझे ये फील था कि अगर मैं गेट हो गया, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करूंगा, तो शायद मैं ज्यादा एफर्ट वहां पे डाल पाऊंगा। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग एग्जाम्स क्लियर करते हैं, पहली चीज बहुत क्लियर होती है उनके अंदर कि उनकी स्ट्रेंथ कहाँ पे लाई करती है। आप सबसे पहले ये चीज देखिए कि क्या वाकई में आप गेट जैसे एग्जाम्स के लिए बने हो, कि आपको क्वेश्चंस लगाना अच्छा लगता है, कि आपको जो गेट की रिक्वायरमेंट है वो आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से सूट कर रही है, या फिर किसी और एग्जाम के लिए आप बने हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये होती है। और सेकंड चीज होती है एग्जाम अवेयरनेस। जैसे पता चल गया कि यार गेट का एग्जाम मुझे निकालना है, तो अब गेट का एग्जाम निकालने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो करने होंगे, कौन कौन से स्टेप्स हमको चूज करने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, उस एग्जाम के थ्रू अपॉर्चुनिटीज कौन कौन से मिलेंगे। जब ये सारा का सारा हम होमवर्क करके किसी भी एग्जाम को अप्रोच करते हैं ना, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी सक्सीड इन दोज एग्जाम्स। क्लियर हो गई बात सबको? ठीक है, चलो। तो अब क्या करते हैं ना, शॉर्ट में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या ऑप्शन है, फिर स्पेसिफिकली मैं गेट पे आता हूँ और आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस भी देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी से निकालना चाहते हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार देखो, ग्रेजुएशन के बाद जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट ऑप्शन होता है, जो मैं आपको बोलूँ कि आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए, वो होता है कॉलेज के साथ साथ प्लेसमेंट लेना, ठीक है। तो अगर आप कॉलेज के साथ साथ प्लेसमेंट को टारगेट कर रहे हो, टारगेट करके आ रहे हो, टारगेट करना ही चाहिए। तो अगर आपके कॉलेज में कंपनीज आती हैं, तो उनके लिए तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसकी तैयारी स्टार्ट करने के लिए अभी अगर आप चाहो तो अभी से एप्टीट्यूड वाला सेक्शन आप स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन होता है ना, वो आपको हर एग्जाम्स में हेल्प करता है। इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उसमें सारे एग्जाम्स में आपसे एप्टीट्यूड पूछा जाता है। चाहे आप गेट की बात कर लो, चाहे कैट की बात कर लो, जीआरई की बात कर लो, एसएससी जेई की बात कर लो, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, बैंक पीओ, कोई भी इंडिया का एग्जाम उठा के देख लो, उसमें आपसे बेसिक एप्टीट्यूड पूछा ही जाता है। तो क्यों ना बेसिक एप्टीट्यूड को एक अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना ले। मतलब आप उसको डेली आधे घंटे ही पढ़ो, बट उसको पढ़ो जरूर। तो आपको अभी से ना कॉलेज के लिए जो भी कंपनीज आती हैं, उनके लिए साइड बाय साइड प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। भले आप 30 मिनट्स इसके लिए डेडिकेट करो, मतलब ये तो एंड गोल है ही है, इसको तो अचीव करना है, इसको तो कभी हम ड्रॉप कर ही नहीं सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं? तो जनरली जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हैं ना, तो हमारा ज्यादा इंटरेस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट्स की तरफ ज्यादा होता है। जैसे कॉलेज में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उन सब्जेक्ट्स में हम धीरे धीरे करके ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू कि हम हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट हो सकता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, बट मोस्टली लोग अपने टेक्निकल डोमेन के अराउंड से कंफर्टेबल होते हैं। तो अगर आप टेक्निकल डोमेन के अराउंड कंफर्टेबल हो ना, तो जनरली आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। एक तो होता है आपके पास गेट का ऑप्शन, मतलब गेट का आपके लिए एग्जाम होता है अलग से। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर बहुत सारे अपने एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर आपको गेट के स्कोर से हायर करते हैं, बहुत सारे अपना अलग से एग्जाम करवाते हैं। जैसे इसरो हो गया, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बार्क हो गया, नीलेट हो गया, आपका एचपीसीएल हो गया, एचएएल हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, ये लोग अपना एग्जाम अलग से करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे पीएसयूज हैं जो गेट के स्कोर से आपको हायर करते हैं, जैसे एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया। इनमें आपको अगर सेलेक्ट होना है तो गेट का स्कोर कार्ड इनको चाहिए होता है, मतलब ये अलग से एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवाते हैं। फिर उसके अलावा आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम हो गया। और उसके बाद अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल है, तो आपके लिए एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होती है एसएससी। जैसे आपका कॉलेज आपके लिए सेशनल्स करवाता है, वैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक होता है, वो आप लोगों के लिए जूनियर इंजीनियर का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो मेजरली आपके पास ये 4 ऑप्शंस होते हैं जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो और टेक्निकल एग्जाम्स को अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो ये 4 एग्जाम्स आपके लिए अवेलेबल होते हैं। ये एसएससी जेई वाला ऑप्शन ईसी वालों के लिए और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए नहीं होता, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ही जा सकते हैं। बट ईसी वालों के लिए अदर एडवांटेज क्या हो जाता है? वो एडवांटेज आपके गेट के एग्जाम में मिलता है। आपके पास एमटेक के बाद जितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, वो किसी अदर ब्रांच में है ही नहीं एक्सेप्ट सीएस। मतलब सीएस और ईसी में दे आर ऑन पार। बाकी अदर ब्रांचेस में उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज एज ऑफ नाउ नहीं है, अंटिल अनलेस कि आप इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेस को चूज ना कर ले, कि जैसे आप इलेक्ट्रिकल हो, आपने वीएलएसआई चूज कर लिया, काइंड ऑफ ऐसा, ठीक है। तो चलिए, तो ये आप मान के चलो कि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस जनरली अवेलेबल होते हैं, ओके।
अब जो अपना मेजर डिस्कशन होना चाहिए ना, वो गेट के अराउंड होना चाहिए। तो इस डिस्कशन को थोड़ा यार आप सीरियसली समझ लेना, फिर आपके कुछ डाउट्स होंगे ना, वो डाउट्स में मैं लेना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहला चीज़ तो दिमाग में यही आता है कि सर हमने 4 साल बीटेक कर लिया, 4 साल बीटेक करने के बाद क्या कॉलेज की जॉब लेके हमको सेटल हो जाना चाहिए या फिर थोड़े और हाथ पैर मारने चाहिए? देखिए, मेरा हमेशा से ऐसा मानना रहा है कि अगर आपकी एज 21 से 30 के बीच में, तो 21 से 30 के बीच में ना किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप किसी एक स्टेज पे जाके सेटल मत होना। सेटल होना बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है और एक्सीलेंस को अचीव करना बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है। हो सकता है कॉलेज के साथ आपका 5 लाख पर एनम का पैकेज लग जाए बाय द वे, बट अगर आपको कॉलेज के साथ 5 लाख पर एनम का पैकेज लग गया और बाय द वे आप इस रेंज में लाई करते हो, तो तब तक आप हासिल करते रहो 30 तक, जब तक कि आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव ना कर पाओ। हो सकता है कि आपके अंदर 50 लाख पर एनम कमाने का एक कैपेबिलिटी हो, एक टैलेंट हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, मेहनत लगेगी। बट 21 से 30 के बीच में सेटल होने की कोशिश मत करो। जितनी भी ज्यादा स्किल्स गेन कर सकते हो उतनी ज्यादा स्किल्स गेन करने की कोशिश करो, पहला सजेशन। तो अब इस कैटेगरी में अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा कॉलेज के साथ आप प्लेसमेंट जरूर लीजिए, उसमें तो कोई डाउट है नहीं, वो लेना चाहिए। और उसको एज अ बैकअप यूज करके आप कोशिश करो गेट का एग्जाम क्लियर करो। जब आप गेट का एग्जाम क्लियर करते हो ना, तो 2 कैटेगरी के यहाँ पे ना लोग आते हैं। एक कैटेगरी के लोग बोलते हैं कि सर मैं तो गेट का एग्जाम इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पीएसयू जाना है, और पीएसयू जाना मेरा बचपन से सपना रहा, मैं चाहता हूँ कि मैं ओएनजीसी में काम करूँ, एनटीपीसी में काम करूँ। बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा थॉट है, एक पॉजिटिव थॉट है, इसी थॉट के साथ तैयारी आप स्टार्ट करिए, कोई डाउट नहीं। बट होता क्या है कि जब आप गेट की तैयारी स्टार्ट करते हो, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट दिया, गेट में सपोज आपकी 1300 रैंक आ गई। जनरली जैसे 1300 रैंक आती है ना, लोग थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाते हैं, सोचते हैं कि यार 1300 रैंक आई है, इसका मतलब हमारा गेट उतना अच्छा नहीं हुआ और 1300 रैंक पे तो पीएसयू मिलेगा नहीं, मतलब अगले साल तैयारी करना। तो सबसे पहला थॉट आपको ये किल करना अपने माइंड में कि अगर आपकी अंडर 2000 रैंक भी गेट में आ जाती है, आपको अपना साल बर्बाद नहीं करना है, तरीके से काउंसलिंग करवानी है, बहुत अच्छे से आपको काउंसलिंग करवानी है। काउंसलिंग करवाइए, काउंसलिंग करवाने के बाद आप एमटेक में एडमिशन लीजिए। किसी भी ओल्ड आईटी से अगर आप एमटेक करते हो, तो ओल्ड आईटी से एमटेक करने से 2 चीजें होंगी, एक तो आपका साल बर्बाद नहीं होगा, सेकेंडली जब आप आईआईटी में जाते हो ना, तो आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइलिंग चेंज हो जाती है। अभी तक आप बोलते हैं कि चलो मैं किसी XYZ कॉलेज से बीटेक हूँ, बट जब आप आईआईटी में चले जाते हो तो आपके ऊपर सीधे आईआईटी का टैग लगता है और आप बोलते हो कि हाँ मैं आईआईटी कानपुर से एमटेक हूँ, या फिर आईआईटी रुड़की से एमटेक हूँ, या फिर आईआईटी बॉम्बे से एमटेक हूँ। सबसे पहली चीज वो आपकी प्रोफाइलिंग चेंज करती है। सेकेंडली मैं आपको 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देता हूँ, इनफैक्ट 3 देता हूँ, उसमें से एक का मैं इंटरव्यू लिंक भी अभी आपको दूंगा। 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ। मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं, एक की गेट में थी 1300 के करीबन आसपास रैंक और एक की थी 47 रैंक, ठीक है। 1300 रैंक वाले को मिला IIT BHU, 47 ने लिया IIT बॉम्बे। 1300 जो रैंक वाला स्टूडेंट था उसका भी सिस्को में प्लेसमेंट हुआ और उसका पैकेज आई थिंक 35 लाख पर एनम के आसपास है। और जो 47 रैंक के साथ गूगल में गया था उसका पैकेज भी आई थिंक 42 लाख पर एनम के आसपास है। तो अगर आप ये नोटिस करें कि 1300 रैंक लाने पे भी एमटेक में जाके आप बहुत एक्सीलेंटली परफॉर्म करते हो, तो एमटेक में जाके अगर आप बहुत एक्सीलेंटली परफॉर्म करते हो तो आप मुझे बताएं, ब्रांचेस पे मैं आता हूँ, ईसी दोनों ईसी स्टूडेंट्स, ठीक है, दोनों ईसी स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं इन लोगों के साथ एक यूट्यूब सेशन भी कर लूंगा और एक का तो मैं आपको लिंक ही दे देता हूँ, ठीक है। एक के साथ तो इंटरव्यू ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो 1300 रैंक के साथ रैंक पे 35 लाख पर एनम का पैकेज और 47 के साथ एक सिस्को में, ये अभी गूगल में प्लेस्ड, ठीक है, ही इज ऑलरेडी प्लेस्ड इन गूगल। तो अभी इसका कल परसों ही मेरे पास फोन आया था, ये तो खैर मेरे लिए एज ए इंटर्न भी काम ही कर रहा है काफी टाइम से। तो अगर आप देखें तो दोनों में गैप बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपकी 1300 रैंक आती बाय द वे, है ना, और आप सोचते कि यार रैंक तो खराब है, अगले साल तैयारी करेंगे क्योंकि सपना है पीएसयू में जाने का, बट पीएसयू में जाना कोई सर्टेन तो नहीं है ना। हो सकता है आप अगली बार रैंक तो आपकी रैंक 700 है, तब भी तो पीएसयू आपके नाम मिलने के चांसेस हैं। और अगर आप यही 1300 रैंक पे एक साल एमटेक में इन्वेस्ट कर लेते तो बाय द वे कल को 2 साल बाद पीएसयू नहीं भी मिला, तो क्या ये स्टार्टिंग पैकेज बुरा है? बिल्कुल बुरा नहीं, ठीक है। तो पहली चीज जो आज आपको अपने दिमाग में बिठानी है, अगर आप कॉलेज में हो, थर्ड ईयर के साथ आप लोगों के लिए गेट अलाउड हो गया है। गेट में कोई बहुत एक्सेप्शनल स्किल नहीं चाहिए, कोई आपको बहुत एक्सेप्शनल टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है। एक सिस्टमैटिक प्रिपरेशन अगर आप करोगे तो आप बहुत आराम से 1000 के अंदर रैंक लेके आ सकते हो, इवन दो यू आर वेरी एवरेज स्टूडेंट। और अगर 1000 के अंदर रैंक लेके आते हो, वेट मत करो पीएसयू का किसी भी चीज का, इमीडिएटली एमटेक में एडमिशन लो। नंबर 1 चीज, आपकी प्रोफाइलिंग सडनली चेंज होगी। प्रोफाइलिंग से क्या फायदा होगा वो भी बताता हूँ। प्रोफाइलिंग चेंज होगी। सेकेंडली, एमटेक अगर आप वहाँ पे जाके अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हो तो शायद जो अंडर 100 वाले का पैकेज लगेगा उसी के अराउंड आपका भी पैकेज लगेगा। इनफैक्ट अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जहाँ पे उस स्टूडेंट का पैकेज इनसे भी ज्यादा लगा हुआ था और वो उसका इंटरव्यू भी प्रेजेंट है, वो भी आप लोग देखना तो आपको थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगी, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है, एमटेक करना है।
और एमटेक करने के साथ साथ अगर आपका सपना था पीएसयू में जाने का ना, तो देते रहो दोबारा गेट के एग्जाम से ना, एमटेक के साथ साथ प्रिपेयर करते रहो, देते रहो। बाय द वे पीएसयू मिल जाता है तो एक बार ट्राई करके आ जाओ वहां से कि यार पीएसयू मुझे कैसा फील होता है। मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है, क्वेश्चंस लेता हूँ। पहली चीज आपको यहाँ से ये करनी है, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं और भी दे देता हूँ, जो लोग इलेक्ट्रिकल वाले ना, इलेक्ट्रिकल वाले जो लोग पूछ रहे हैं उनका इंटरव्यू भी पड़ा हुआ, आप जाके देखना। मैं आपको यूट्यूब चैनल का नाम भी बता दे रहा हूँ, होपफुली आप लोग फॉलो करते ही होंगे खैर ये यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे अशोक का इंटरव्यू पड़ा हुआ, अंकित सर ने ऑलरेडी लिया हुआ है, अंकित गोयल सर ने, तो आप जाके देखना। उनकी गेट में थी 800 रैंक फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो आईआईटी दिल्ली में उन्होंने ले लिया बायोमेडिकल, है ना। जैसे आप लोग पूछते हो ना कि सर हमें कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, वीएलएसआई ले लें या कम्युनिकेशन ले लें या कौन सी ब्रांच ले लें, उसने बायोमेडिकल लिया। बट बायोमेडिकल के साथ साथ उसने मशीन लर्निंग पे बहुत अच्छी कमांड हासिल कर ली। बायोमेडिकल और मशीन लर्निंग मिला के अभी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी स्किल गेन करने के बाद उनका स्टार्टिंग पैकेज 51 लाख पर एनम लगा है। तो आप सोचो एक इलेक्ट्रिकल का ऐसा स्टूडेंट जिसने कभी जिंदगी में कोडिंग नहीं करी हुई है, वो जाके आईआईटी में कोडिंग सीखता है और कोडिंग में एक्सीलेंस गेन करता है और उसका पैकेज इतना लगता है। और कोडिंग वगैरह से ना कुछ घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती है, थोड़ा सा एप्टीट्यूड आपका स्ट्रांग है, तो कोडिंग तो आप एक एक दो महीने में सीख सकते हो मेहनत करके। पॉइंट सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो इन सारी बातों का मतलब क्या है, इन सारी बातों का मतलब यही है कि नेवर सेटल विद योर बीटेक प्लेसमेंट। बीटेक प्लेसमेंट मिलता है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस देता है वो हमें, एक हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है, थोड़ा सा हम बाहर निकलने के बाद कॉलेज प्रोटेक्टेड फील करते हैं, थोड़ा सा सिक्योर्ड फील करते हैं कि भाई एक नौकरी हाथ में। बट एट द सेम टाइम हमारा पहला सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है वो होना चाहिए कि इमीडिएटली गेट में अच्छी रैंक लेके आना। अगर रैंक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो भी जाती है तो किसी भी ओल्ड आईआईटी में इमीडिएटली जाके एडमिशन लेना, ठीक है। चलो इससे देखो दो चीजें होंगी, एक तो मैंने प्लेसमेंट वाला बताया, दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ। आप अगर देखोगे ना आज की डेट में आपको चाहे दवा मंगानी हो तो आपके पास दुनिया भर के ऐप्स प्रेजेंट है ना, फार्म इजी और ये वो। आपको कहीं से खाना मंगाना हो स्विगी, आपको कहीं से ऑनलाइन पढ़ना हो कितने सारे स्टोर्स अवेलेबल, मतलब आप कुछ भी करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास कितने सारे ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो ये सारे के सारे ऑनलाइन जो ऑप्शन है ये असल में कंपनी तो होगी, वहाँ पे मेरे आपके जैसे लोग काम ही तो करते होंगे, जैसे कोई फार्म इजी हो गया, ओला हो गया, उबर हो गया, तो वहाँ पे हमारे आपके जैसे लोग काम करते हैं। ये सारी जो कंपनीज होती हैं इन हमेशा दो ही लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी कंपनी दो ही चीजों से चलती है कि उसका टेक्निकल एस्पेक्ट कितना स्ट्रांग है और उसका मैनेजरियल एस्पेक्ट कितना स्ट्रांग है। जो मैनेजरियल एस्पेक्ट उसका होता है वो तो चलो एमबीए वाले हैंडल करेंगे, जो आईएम से आएंगे या फिर जो मान लो आईएसबी से आएंगे या किसी एमडीआई गुड़गांव जैसे कॉलेज से आएंगे। बट जो टेक्निकल एस्पेक्ट उनका हैंडल करने वाला हैंडल करना है, उनके लिए तो क्या चाहिए, उनको बहुत ही ज्यादा स्किल्ड पर्सन चाहिए। और कैसे पता चलता है कि कोई इंसान स्किल्ड है कि नहीं? जब भी आपको ये पता करना हो कि कोई इंसान स्किल्ड है कि नहीं तो हमेशा उसकी डिग्री देखी जाती है। अगर आप बोलोगे मैं फला फला कॉलेज से बीटेक हूँ तो आप एक जेनेरिक इंजीनियर माने जाओगे, आप कभी भी कंपनीज की नजर में बहुत स्किल्ड नहीं माने जाओगे। बट जो आप बोलोगे कि मैं फला फला आईआईटी से एमटेक हूँ, उस केस में आपकी स्किल ऑटोमेटिकली कई गुना इंप्रूव हो जाती है। जैसे कि आप पैकेजेस में भी देख ही पा रहे हो कि कहाँ कॉलेज के साथ 3.5 का भी नहीं लगता है और 2 साल यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद इमीडिएटली 10 टाइम्स का आपको यहाँ पे जंप मिल रहा है। तो जब आप एमटेक कर लेते हो, एमटेक करने के बाद आने वाले टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि अगला आने वाला 15 से 20 साल इट इज द एज ऑफ स्टार्टअप। और एज ऑफ स्टार्टअप में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों की वैल्यूड होगी जिनके पास सच में स्किल्स होगी। सच में स्किल्स गेन करने का तरीका यही है कि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के मास्टर बन जाएं, किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपकी स्पेशलाइजेशन हो। आगे आने वाले टाइम पे बहुत सारी जॉब्स आपकी ऑटोमेटेड होने वाली, जैसे आप लोगों ने ओला का नाम सुना होगा कि ओला ने फैक्ट्री बनाई और उसमें एक भी इंसान था ही नहीं, सारा का सारा सिस्टम ऑटोमेटेड था। सिमिलरली आप जितने भी चीजें अपने अराउंड देखोगे ना तो वो सारी की सारी जॉब्स ऑटोमेट हो जाएंगे, जहाँ पे कोई क्रिटिकल थिंकिंग किसी स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो काम मशीन कर सकती है। तो अगर आपको अपना लंबे समय तक सर्वाइवल चाहिए तो आपको अपनी स्किल्स पे बहुत फोकस करना होगा विद अ वेरी गुड प्रोफाइल। प्रोफाइल आपको एमटेक दे देगी, एमटेक में मेहनत आपको स्किल दे देगी। उसके बाद जो आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में जाओगे वहां से आप बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करोगे, बहुत सारा कॉन्फिडेंस गेन करोगे। तो आफ्टर मे बी सर्टेन ईयर्स यू विल बी हैविंग अ वेरी स्किल्ड प्रोफाइल, यू विल बी अ वेरी स्किल्ड पर्सन। और फिर उस केस में जैसा आप लोग देखते होगे ना कि आजकल इतने सारे स्टार्टअप्स आपके चलते रहते हैं, उन सारे स्टार्टअप्स में अगर आप देखोगे तो दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर वेरी गुड पर्सन, है ना। जैसे मैं अभी आपको बताऊं तो आपको बड़ी हैरानी होगी सुन के कि आजकल आप लोग सुनते होगे कि जॉब्स नहीं है ना, जॉब्स की बड़ी किल्लत है और लोगों के पास नौकरी नहीं। जबकि अगर आप इन सारी कंपनीज में जाके देखोगे ना तो यहाँ पे चलता है जॉब क्रंच, इनके पास लोग ही नहीं। तो आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ तो बोल रहे जॉब नहीं हो रही है, सारी कंपनीज बोल रहे जॉब की हमारे पास क्रंच है, टैलेंट क्रंच है हमारे पास। टैलेंट क्रंच इसलिए आता है ना क्योंकि इनके पास स्किल्ड लोग नहीं है ना, जिनको नौकरी चाहिए वो लोग स्किल्ड नहीं है और इनको बहुत ही ज्यादा हाईली स्किल्ड पर्सन चाहिए। तो अगर आप इन दोनों के गैप को फिल कर लें, इन दोनों के गैप को फिल कर लें और अपने आप को स्किल्ड बना लें तो एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम विल बी हैविंग मोर देन 2 to 3 to 4 अपॉर्चुनिटीज। जैसे अभी मैं अनअकैडमी में भी जाता हूँ
तो वहाँ पे भी मैं देखता हूँ कि जो भी हायर लेवल पे लोग बैठे रहते हैं वो हमेशा इसी चीज़ की चर्चा करते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा टैलेंट क्रंच चल रहा है पूरे के पूरे स्टार्टअप डोमेन में। तो स्टार्टअप डोमेन आपको ना बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर सकता है, बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। जस्ट आपको अपनी स्किल्स पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। कितने लोगों को यहाँ तक पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई? तो मैं थोड़ा सा सम अप कर देता हूँ आपके लिए, मैंने आप लोगों को क्या समझाया। देखिए, कॉलेज में जाना, कॉलेज में एंजॉय करना, कॉलेज की एक लाइफ जीना, ठीक है। कॉलेज में एक इस बात को लेके अपने आप को कूल समझना कि यार मैं तो आखिरी दिन पढ़ के पास हो जाता हूँ, ये बिल्कुल सारी चीज़ें करना चाहिए कॉलेज में। यार मुझे भी ऐसा, मेरा भी ऐसा मानना है कि कॉलेज में आपको फेयर शेयर ऑफ अपना फन रखना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर आपको कॉलेज के साथ साथ सक्सेसफुल होने की अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो आपको होना चाहिए यार। जैसे अगर मैं अपना एग्जाम्पल आपको दूं तो मुझे बड़ा रिग्रेट होता है कि मतलब अगर मैं कॉलेज से निकलने के बाद 2 साल के बाद ईएससी का एग्जाम क्लियर कर सकता था, 2 साल में इधर उधर जॉब्स करता रहा, कहीं और जाता रहा, कुछ और करता रहा, तो आप मुझे बताइए क्या मैं कॉलेज के साथ साथ भी तो एग्जाम निकाल सकता था? इंसान तो वही था, सब कुछ वही था, बस अवेयरनेस नहीं थी, किसी ने बताया नहीं, किसी ने इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया, ना तो किसी ने इतनी बाहर की दुनिया दिखाई कि यार इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने एग्जिस्ट करती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कॉलेज के साथ साथ ही कर लो यार जो करना है। कॉलेज में आपके पास सारी चीजें करने के ऑप्शंस होते हैं, घर से भी पैसा मिलता है, कॉलेज भी आपको प्रोटेक्ट करके रखता है, कोई बहुत ज्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती। तो अंडर प्रेशर, विदाउट एनी प्रेशर आप अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और मैंने बताया ना आपको कि बहुत ज्यादा कुछ इसमें अनरियलिस्टिक अप्रोच रखने की जरूरत नहीं कि फर्स्ट रैंक ही लाने पे कुछ होगा, अंडर 100 लाने पे कुछ होगा। और अगर आप लोग इसी ब्रांच के हो ना यार, तो आपके लिए तो पूरा का पूरा मैं ऐसा बोलूंगा कि मतलब एंडलेस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लाई करती है, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लाई करती है। जस्ट आपको टारगेट करना है एक सिस्टमैटिक तैयारी के साथ अंडर 500 रैंक लाने का एक टारगेट रखो, ठीक है। अगर अंडर 500 लाने का टारगेट आप रखोगे तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपकी 800 रैंक आ जाएगी या तो फिर 300 रैंक आ जाएगी। दोनों ही केसेस में गो इमीडिएटली फॉर एमटेक, ओल्ड आईटी चूज करो, अच्छी ब्रांच वहां पे चूज करो, 2 साल अपनी जिंदगी के वहां पे और अच्छे से इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छी स्किल सीख के निकलो। उसके बाद वाली जो आपकी लाइफ होगी ना, उसमें आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि एक तो जो काम आप करते हो वो आपको आता है। जैसे मैं इन लोगों से बात करता हूँ तो लोग बोलते हैं सर बड़ा मजा आता है काम करने में, क्योंकि वो काम कर रहे हैं जो आता है हमको। तो जब वो काम आप करते हो जो आपको आता है ना, तो उसमें मजा आता है, और प्लस उसी के कोई पैसे दे दे, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। साथ के साथ अगर आपका सपना ही है कि भाई मैं पीएसयू में जानना चाहता हूँ, ईएससी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, सिविल सर्विसेज निकालना चाहता हूँ, XYZ, तो आप करिए। बट ये ऑप्शन आप इग्नोर मत करो, एमटेक की डिग्री साथ के साथ चलती रहेगी, एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस, अगर वहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है गो फॉर इट, अदरवाइज डू वॉट एवर यू वांट टू डू बट विद योर एमटेक डिग्री, हैव अ वेरी गुड प्रोफाइल सो दैट यू हैव एन ऑप्शन टू फॉल बैक, ताकि कुछ होता है ऊपर नीचे तो एक हमारे पास ऑप्शन रहे, हमारे पास ऐसा ना रहे कि हम विदाउट एनी ऑप्शंस आगे हम हासिल कर रहे हैं, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, मैं आपके डाउट्स लेता हूँ, थोड़ी देर में, ठीक है, मैं डाउट्स लूंगा आपके, चिंता मत करो, सारे डाउट्स लेंगे। तो यार ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। अब इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद जल्दी से अगर आप मुझसे बोलो तो मैं 2-3 लाइंस में इसको समअप कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़, स्टार्ट अर्ली, ठीक है। कॉलेज में चले गए हो, स्टार्ट अर्ली, कॉलेज के प्लेसमेंट को अभी से टारगेट करना स्टार्ट कर दो, अपने सीनियर से बात करो, अपने टीपीओ सेल से जाके बात करो, सर कौन कौन सी कंपनीज आती, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, आधा घंटा डेली उसके लिए प्रिपरेशन होनी चाहिए। चाहे तो लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप बना सकते हो, उनके साथ बैठ के प्रिपरेशन के लिए, प्लेसमेंट के लिए अभी से तैयारी करना स्टार्ट करो, ताकि जब कंपनी आए तो अचानक से आपको बर्डन नहीं आए। साइमल्टेनियसली कॉलेज में जो भी आपकी लाइफ होती है उसको आप एंजॉय करिए, टीटी खेलो, कॉलेज में वॉलीबॉल खेलो, सब कुछ करो, बट एटलीस्ट 2 से 3 घंटे 4 घंटे आप अपनी तैयारी को भी समय दो। और टारगेट ये रखो कि थर्ड ईयर के साथ साथ अंडर 500 अंडर 800 रैंक हम लोग लेके आ जाते हैं, सो दैट उसके बाद हमारा जो अगर हमारा स्ट्रगल होता भी है तो थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे स्ट्रगल हो, थोड़ा हाई लेवल पे स्ट्रगल हो, थोड़ा एमटेक में जाके हम लोग मेहनत करें, वहाँ पे स्ट्रगल करें, है ना। थोड़ा लोअर लेवल पे स्ट्रगल करने का कोई फायदा नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, टैग अपना चेंज करना है एज सुन एज पॉसिबल। कोई आपको इस नाम से नहीं जाने कि आप XYZ कॉलेज से बीटेक हो, चेंज योर टैग। आप टैग चेंज करो कि आप IIT बॉम्बे से बिलोंग करते हो, आप IIT मद्रास से बिलोंग करते हो, आप कहीं और से बिलोंग करते हो। वो टैग आपको कॉन्फिडेंस देता है, वो टैग आपको लॉन्जेविटी देता है, वो टैग आपको हमेशा फॉल बैक करने का ऑप्शन देता है। जैसे अगर मैं यही सेशन लेके आपसे बोलता कि मैं JSS नोएडा से बीटेक हूँ, तो शायद आप में से कोई भी नहीं आता, क्योंकि आप सोचते कि सर ने तो कुछ किया नहीं और हमें सिखाने आ रहे हैं। जबकि वही मेरे नाम के आगे ESC का टैग जुड़ गया तो आपको लगा यार सर ने कुछ तो एग्जाम निकाला, मेहनत करी होगी, तो सुन लेते हैं, शायद कुछ हमारे काम ही आ जाए। तो ये फर्क किसका होता है? टैग का फर्क होता है। पीपल स्टार्ट टेकिंग यू सीरियसली इफ यू आर हैविंग अ टैग, इवन इफ यू आर लेस टैलेंटेड। और अगर आप बहुत टैलेंटेड हो बट आपके पास कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है तो कोई भी आपको सीरियसली नहीं लेता है ना। तो टैग हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अचीवमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। कोई भी आपसे रात चलते हुए पूछ ले
कि भाई आपने अभी तक अपनी लाइफ में क्या हासिल किया, तो आप पीछे मुड़ के उसको जवाब दे सको कि मैं 22 साल का हूँ, 24 साल का हूँ, एंड आई एम एमटेक फ्रॉम दिस आईआईटी, या फिर मैंने ईएससी का एग्जाम क्लियर किया, या फिर मैं ये हूँ, दिस दैट, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए लाइफ में कि आपसे कोई पूछ रहा है और आप उसको कोई अचीवमेंट नहीं बता पा रहे हो। तो एक सिंगल अचीवमेंट आपकी लाइफ में जरूर होनी चाहिए जो आपसे कोई दूसरा ना छीन सके, ठीक है। चलिए, अब कुछ चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली सजेस्ट कर देता हूँ, आप अगर चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। तो एक बार आप मुझे बताओगे आप में से कितने लोग ईसी वाले हो। यार मैं एक यस ट्रू फॉल्स का आपका एक पोल क्रिएट कर देता हूँ। इस पोल में आप बता दो, जितने भी लोग ट्रू वाले हैं वो बता देना ईसी, ठीक है, और जितने भी फॉल्स वाले लोग होंगे वो बता देना नॉन ईसी, ठीक है। ओके, चलो, तो काफी सारे लोग ईसी वाले, बाकी लोग कौन सी ब्रांच से हो यार, बाकी लोग कौन सी ब्रांच से हो बताओगे आप कमेंट सेक्शन में एक बार। अच्छा, काफी सारे सिविल वाले भी हैं, मैकेनिकल वाले भी हैं, ठीक है। तो मैं सब्जेक्ट सीक्वेंस अवॉइड करता हूँ क्योंकि इसमें सारे लोग हैं, ठीक है। सब्जेक्ट सीक्वेंस अवॉइड करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, जनरली मैं एक मोटा मोटा आपको आइडिया दे देता हूँ, चाहे आपकी ब्रांच कोई सी भी हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, ठीक है, कोई भी ब्रांच हो। अच्छा, जितने भी लोग मैकेनिकल सिविल वाले हैं या फिर इलेक्ट्रिकल वाले हैं खासकर, ठीक है, तो मैं आपको एक बार ना एक छोटा सा सीक्वेंस बता देता हूँ। ये देखिए, जैसे कंप्यूटर साइंस और ईसी, ठीक है, इनको तो यार कोई सेकंड थॉट होना ही नहीं चाहिए, एमटेक करना ही करना है, इसमें कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। कंप्यूटर साइंस, ईसी, इलेक्ट्रिकल में आप अपना ना प्रेफरेंस सेट कर लो। मैं तो इलेक्ट्रिकल वालों को भी सजेस्ट करूंगा कि किसी इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांच से ना आप क्या करो, एटलीस्ट एमटेक कर लो, जो कि आपको अच्छा प्लेसमेंट दे। जैसे अभी मैंने आपको अशोक की भी स्टोरी सुनाई, ठीक है, तो आप प्रेफर कर सकते हो एमटेक, बट आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी ऑप्शंस होते हैं जेई वगैरह के, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। जितने भी लोग मैकेनिकल और सिविल वाले हैं यार, ठीक है, पहला टारगेट यार आप लोग चाहो तो क्या रख सकते हो ना, क्योंकि आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर्स में काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, तो अगर आपका इंटरेस्ट है गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप कर सकते हो। प्लस अदरवाइज आपका जो एमटेक है, ठीक है, मुझे मैकेनिकल सिविल का उतना ज़्यादा तो आइडिया नहीं है, बट जो मुझे एक ओवरऑल अवेयरनेस है कि आपको एमटेक के बाद मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। हाँ, आपकी प्रोफाइलिंग चेंज होती है अनडाउटेडली, आपका पैकेजेस भी लगते हैं, अच्छे पैकेजेस भी लगते हैं, बट आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर में कंपैरेटिवली ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो जनरली ये ट्रेंड देखा जाता है कि जो मैकेनिकल सिविल वाले होते हैं वो लोग गवर्नमेंट जॉब्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बाकी सीएस और ईसी वाले जनरली प्राइवेट कंपनीज को या फिर एमटेक को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ईसी में अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की बात करोगे तो बहुत कम जॉब्स हैं गवर्नमेंट जॉब्स, जैसे कि आपके एसएससी जेई वाला पूरा का पूरा सेगमेंट खत्म हो जाता है। अभी आजकल इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम सीट्स आने लगी, बट आपके पास उसको बैलेंस आउट करने के लिए जो सबसे बड़ा मीडियम होता है वो होता है एमटेक, है। तो आपके पास बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटीज होती हैं। बाकी सिविल मैकेनिकल में आप आईआईटी से एमटेक करोगे तो जाहिर सी बात है कि बीटेक से तो बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट एट द सेम टाइम आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी ठीक ठीक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो देखिए, जब भी आप टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी करें ना, अपनी तैयारी को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया करो। एक तो आपका जो नॉन कोर वाला सेगमेंट होता है और एक आपका जो कोर वाला सेगमेंट होता है, ठीक है। मैं शॉर्ट में इसको फिनिश करता हूँ, फिर आपके डाउट्स लेता हूँ। जैसे अगर आप ईसी ब्रांच से हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो पहले आप कंट्रोल, सिग्नल, डिजिटल नेटवर्क, और ये इलेक्ट्रिकल के लिए भी अप्लाइड है, ठीक है। डिजिटल नेटवर्क मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे ही जो आप लोग ईसी मैकेनिकल या सिविल वाले लोग होंगे ना, वो लोग क्या करेंगे, अपने कोर नॉन कोर सब्जेक्ट्स को इधर डाल देना, और उसके बाद फिर कोर सब्जेक्ट्स की आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करना। जैसे कम्युनिकेशन, EMFT आपका हो गया, ठीक है, EDC और एनालॉग, ये आपके नॉन को ये आपके कोर सब्जेक्ट्स हो गए। वैसे इलेक्ट्रिकल वाले पावर सिस्टम, मशीन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और आपका एनालॉग। तो हमेशा तैयारी को दो हिस्सों में डिवाइड करके रखना, ये दो हिस्से, प्लस पैरेलली आप लोगों का मैथमेटिक्स चलते रहना चाहिए और एप्टीट्यूड, है ना। एप्टीट्यूड तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, एप्टीट्यूड तो आपको दुनिया के हर एग्जाम में काम आएगा, कोई भी एग्जाम ले लो। बाकी साथ के साथ मैथमेटिक्स भी आपको पैरेलली लेके चल रहे हैं, तो मैथमेटिक्स की तैयारी हमेशा पैरेलल होती रहनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स मिला के आपके टोटल 28 मार्क्स गेट में बनाते हैं, और 28 में से 25 मार्क्स लाना बहुत आसान होता है, बहुत एक मिनिमल प्रिपरेशन के साथ साथ। बट इसमें ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि आखिरी महीने में जाके पढ़ते हैं। जैसे अभी जनवरी चल रहा है, 5 फरवरी को एग्जाम है, तो लोग 1 जनवरी को मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड उठाते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड सब्जेक्ट होता है। तो मैं आपसे उल्टा करने को बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये सब्जेक्ट आप जितनी बार पढ़ सको उतनी बार पढ़ो। 28 में से 25 आपके पक्के रहेंगे, क्योंकि इसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं और ईजी टू स्कोर होते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने इसको थोड़ा लंबे समय तक तैयार कर रखा हो। तो इसको पैरेलल लेके चलिए, प्लस एक सब्जेक्ट आप यहाँ से पहले नॉन कोर वाले ग्रेजुअली कंप्लीट करते जाओ, ये हो जाए फिर आप कोर पे स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो एक छोटा सा सजेशन सभी लोगों के लिए। आइए, इसके बाद बात आती है कि आपको क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने चाहिए। देखिए, मैं आपको रिसोर्सेज बता देता हूँ।
अगर आप कोई पेड कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो, हमेशा गो फॉर पेड कोचिंग। कोई भी आपको अच्छी लगती है, ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिन भी टीचर से आप कंफर्टेबल हो, पेड कोचिंग हमेशा आपको एक सीरियसनेस देती है, एक इन्वायरमेंट देती है, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट देती है। बट बाय द वे, आप अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, नहीं कर सकते हो, तो आज की डेट में यूट्यूब पे ऑलमोस्ट सारा अवेलेबल है। बट वहाँ पे आपको सेल्फ डिसिप्लिन, थोड़ा सा मोटिवेशन और थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी, अपने रूटीन को करेक्ट करना पड़ेगा। दोनों ही जगह से सिलेक्शन पॉसिबल होता है, दोनों जगह से आप अच्छे रैंक लेके आ सकते हो। ये आपके ऊपर होता है कि आप कहाँ पे ज़्यादा सीरियसली तैयारी कर सकते हो। फाइन। तो सबसे पहला जो आपका रिसोर्स होना चाहिए ना, ये मैं बात बता रहा हूँ, आप कहीं से भी तैयारी करें, जो आपने क्लास नोट्स बनाए, क्लास नोट्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, बार बार पढ़िए, उनको बार बार अपने तैयारी का हिस्सा बनाइए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे आप क्लास नोट्स पढ़ते हो, क्लास नोट्स में आपको कुछ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, उन डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करिए। तीसरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ना सिर्फ अपनी ब्रांच के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने, बल्कि दूसरे ब्रांच के भी। जैसे आप अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो और आपकी ब्रांच ईसी है, तो आपको ना सिर्फ ईसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, बल्कि इलेक्ट्रिकल के भी, इंस्ट्रूमेंटेशन के भी, और उसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस के भी। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लगाएंगे। क्वेश्चंस लगाने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको अभी से समझा देता हूँ। देखिए, आपके पास जो भी रिसोर्स हो, जैसे मान लो डीपीपीज हो गए, डीपीपीज का बाय द वे सर ने सॉल्यूशंस अवेलेबल करा दिया, या पीवाईक्यूज के आपके पास सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, तो आप इनके सॉल्यूशन के पेजेस को ना फाड़ दो, सॉल्यूशन के पेजेस को कट करके, स्टेपल करके कहीं अलग से रख दो। जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो और आपके सामने कोई न्यूमेरिकल आता है, तो आपके दिमाग में पहला सिग्नल जनरेट होना चाहिए कि इस न्यूमेरिकल का मेरे पास सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला थॉट यही आना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये कंफर्ट लेवल है कि ठीक है यार, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, नहीं होगा तो सॉल्यूशन पीछे पलट के देख लेंगे, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी सही डायरेक्शन में लेके नहीं जा रहे हो। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन देखें, चाहे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, चाहे डीपीपी का क्वेश्चन हो, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन हो, पहला सिग्नल दिमाग में जो जनरेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। वो पैनिक सिचुएशन आपको डेली बेसिस पे अपने साथ क्रिएट करनी है, वो आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाना चाहिए। जब बार बार आप ऐसा करोगे, आपको पता चलेगा सॉल्यूशन नहीं, तो आप क्वेश्चन के बारे में सोचना शुरू करोगे। ऐसा करने से जब आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, उसमें से 6 आपसे लग जाएंगे बहुत आराम से, क्योंकि आपने क्लास में ऑनेस्टली तैयारी कर रखी है। 4 क्वेश्चन अभी भी आपसे नहीं लगेंगे। अब इन 4 क्वेश्चंस के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, इन 4 क्वेश्चंस के साथ आपको 48 आवर्स इन्वेस्ट करने हैं। 48 आवर्स मतलब 2 दिन तक इन क्वेश्चंस के बारे में सोचते, जगते, उठते, बैठते सोचते रहो। जब आप इतना एफर्ट डालोगे, क्लास नोट्स में देखते रहो, थोड़ा यूट्यूब पे सर्च करो, इनमें से ना 2 क्वेश्चन अब आपसे लग जाएंगे। 2 अभी भी नहीं लगेंगे आपसे ये क्वेश्चन। अब इन 2 क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन देख सकते हो, और देख सकते हो ऐसा क्या इस क्वेश्चन में बताया गया जो मुझसे नहीं हुआ। इन 2 क्वेश्चंस की एक सेपरेट कॉपी बनाएंगे, उस कॉपी में इस क्वेश्चंस को लिखेंगे, इनके सॉल्यूशंस को नोट डाउन करेंगे। बात समझ में आ गई सबको? फिर अगले दिन सेम प्रोसेस रिपीट होगा। अगले दिन फिर आप हो सकता है कोई 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, पहला सिग्नल जनरेट होगा, सॉल्यूशन है नहीं, तो आपको सोचना पड़ेगा। बैठोगे, सोचोगे, थोड़ा एफर्ट डालोगे, 19-20 कुछ होगा, 10 में से फिर आपसे 6-7, कभी 8, कभी 4 ऐसे क्वेश्चंस लगेंगे। जो नहीं लगेंगे उनका सॉल्यूशन कभी इमीडिएटली नहीं देखना है। 48 आवर्स का विंडो आपको अपने आप को देना उन क्वेश्चंस के बारे में सोचने के लिए, क्लास नोट से उनको रिलेट करने के लिए, उनके बारे में कुछ भी आपको गूगल पे सर्च करना हो, कहीं भी सर्च करना हो, सर्च करो, एफर्ट डालो उन क्वेश्चंस पे। आप देखोगे आफ्टर 90 डेज, 90 दिनों के बाद आप ये चीज पाएंगे यार कि आप जो भी नया क्वेश्चन देख रहे हो, आपका दिमाग अपने आप उसमें जुगाड़ बिठा पा रहा है, अपने आप आपका दिमाग उसमें जुगाड़ बिठा पा रहा है, और नए क्वेश्चन का आप सोल्यूशन एक बार में करेक्टली निकाल पा रहे हो। ठीक है, कोई भी चीज आप करोगे तो आपको टाइम लगेगा ना। आपने ABCD भी तो एक दिन में नहीं सीख ली ना, बट आपने उस टाइम पे कंप्लेन नहीं किया। तो कोई भी स्किल अगर आपको ऐड करना है, जैसे मैं आपसे अगर पूछूं यार, आप मुझे बताओ गेट का एग्जाम, ठीक है, ये गेट का एग्जाम है, गेट के एग्जाम में 65 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, 65 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नए होंगे। आपने साल भर तैयारी कर रखी है, आप एग्जाम में जा रहे हो, एक नया क्वेश्चन दिखा, एक नए क्वेश्चन को पढ़ना, एक बार में सॉल्व करना, फॉर्मूला लगाना, और लास्ट तक जाते जाते बिल्कुल सही आंसर निकाल के सही ऑप्शन टिक करना, और 65 बार ऐसा करना। आपको लगता है ये आसान काम? बिल्कुल आसान काम नहीं, बिल्कुल आसान काम नहीं। अगर मैं अभी आपसे बोलूं कि भाई चले जाओ और जरा एक बार ना डेल स्टेन की बॉल खेल के आओ, तो आपको आसान लगेगा? आप बोलोगे बहुत मुश्किल है। बट क्या भाई डेल स्टेन की बॉल प्रोफेशनल क्रिकेटर्स खेल लेते हैं? यस, व्हाई? बिकॉज दे आर ट्रेन्ड फॉर इट। उन्होंने उसकी ट्रेनिंग ली है, डे इन डे आउट उसी मीडियम में, उसी माहौल में बार बार अपने आप को डाल रहे हैं। तो अगर आपको ये माहौल चाहिए फेवरेबल, तो क्या आपको सेम चीज़ की ट्रेनिंग लेनी चाहिए ना। और ट्रेनिंग के लिए आपके पास 8 से 9 महीने का टाइम है, 10 महीने का। तो 10 महीने में मैं आपसे 3 महीने तो ऐसा करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ 3 महीने अगर आप ऐसा करोगे, चौथे महीने से आपकी हैबिट खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी। आप देखोगे किसी भी नए क्वेश्चन का आप एक बार में सिस्टमैटिकली सॉल्व करते हुए सही सॉल्यूशन निकाल रहे हो, और आप कभी सॉल्यूशन भी दोबारा चेक नहीं करो। ये हैबिट आपकी बिल्डअप हो जाएगी विद इन 3 मंथ्स। ठीक है,
तो ये आसान काम नहीं है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल नए क्वेश्चंस को आप इमीडिएटली क्रैक करके उसका आंसर टिक कर दें। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपने घर पे सेम एनवायरनमेंट सिमुलेट कर रखा हो, डे इन डे आउट अपने माइंड को उसी तरीके की परिस्थितियों से रूबरू करवा रहे हो, उसी तरीके की परिस्थितियों से जूझ रहे हो। इसलिए मैंने आपको बोला ना कि सिग्नल जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। घर पे पैनिक होना चाहिए, क्वेश्चन दिखा सॉल्यूशन नहीं है, वो पैनिक दिमाग में आना चाहिए। 3 महीने लगेंगे वो पैनिक आपको सेटल डाउन करने में। चौथे महीने से आपको मजा आने लगेगा, क्वेश्चन नया दिखेगा, आप देखोगे 50% लेआउट क्वेश्चन का आपके दिमाग में खुद ब खुद बन जाएगा, है ना। बट बहुत कम लोग ये करते हैं, इस वजह से बहुत कम लोग सक्सीड हो पाते हैं। तो देखिए, क्या ये सारी चीजें उनको करने की जरूरत है जो लोग गॉड गिफ्टेड है, जिनको बहुत पहले से नॉलेज है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो कुछ नहीं भी पढ़ेंगे तो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उन लोगों को बीट करना चाहते हैं जो हमसे ज्यादा टैलेंटेड है, बिकॉज वी आर एवरेज पीपल। तो अगर हम लोग एवरेज हैं और हम चाहते हैं कि हम बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए, हम ऐसे लोगों को बीट कर पाए जो हमसे कई गुना ज्यादा टैलेंटेड है, तो आपको 2 चीजें बहुत सिस्टमेटिकली करनी पड़ेगी, एक कंसिस्टेंसी, दूसरा प्रोसेस। एक प्रोसेस बिल्ड करना पड़ेगा जिसको आप रिलीजियसली फॉलो करेंगे और कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे, तो आप देखोगे आप अपने से बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोगों को बीट कर पा रहे हो और उनसे बहुत आसानी से आगे निकल पा रहे हो। तो वही मैं आपको कुछ प्रोसेसेस बता रहा हूँ जो अलॉन्ग द वे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो, रिवीजन की भी बहुत सारे लोग टेक्निक पूछते हैं, रिवीजन का भी मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। देखिए, रिवीजन की जो टेक्निक होती है ना, बहुत सिंपल टेक्निक है। जैसे मान लो अभी आपकी क्लास चल रही है, आज पहली क्लास हुई, ये दूसरी क्लास। दूसरी क्लास में आने से पहले जैसे फर्स्ट क्लास खत्म हुई, एक रिवीजन आप इमीडिएट करेंगे, एक रिवीजन आपको इमीडिएट करना है, और एक रिवीजन अगली क्लास में आने से पहले करना है। जैसे मान लो 8 से 10 मेरी क्लास हुई, 8 PM टू 10 PM, सपोज आपने कोई क्लास अटेंड करी, तो 8 PM टू 10 PM क्लास अटेंड करने के बाद जैसी क्लास खत्म हो, 10 मिनट्स का ब्रेक लेके एक रिवीजन आधे घंटे में इमीडिएटली देख लो, पेजेस पलटो, और उसके बाद अगले दिन क्लास में आने से पहले वापस से उसको रिवाइज करो। सेकेंड क्लास के बाद जो आप थर्ड क्लास पे आओगे, तो आपको यही चीज फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास के साथ करनी है, ठीक है। यानी कि जब आप थर्ड क्लास में आओगे तो आपको क्या करना है, एक तो थर्ड क्लास कंप्लीट होते ही क्या करना है, एक तो थर्ड क्लास का इमीडिएट रिवीजन करना है, प्लस फोर्थ क्लास में आने से पहले आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्लासेस का रिवीजन करके आना है, ठीक है। ऐसे ही जब आप 50वीं क्लास पे पहुंचोगे तो आपको प्रीवियस सारे के सारे 49 लेक्चर्स का रिवीजन करके आना है। तो आप बोलोगे सर ऐसा प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम एक क्लास में आने से पहले 49 लेक्चर्स को कैसे रिवाइज कर सकते हैं? बट जब आप ऐसा करोगे ना, आप देखोगे आपको पहली क्लास रिवाइज करने में हार्डली 5 से 10 सेकंड का टाइम लग रहा है, क्योंकि जनरली होता क्या है कि एक क्लास में एक टीचर ना हार्डली आपको 11 से 15 पेजेस के बीच में पढ़ाता है। एक टीचर अगर आपको 11 से 15 पेजेस के बीच में पढ़ाता है तो पहली क्लास में तो टाइम लगेगा, दूसरी में लगेगा, तीसरी में लगेगा, चौथी, पांचवें में आते आते ना ये आपको रट जाएगा, आप इसको देखोगे भी नहीं, बस पेजेस पलटोगे, वो आपका रिवाइज होता चला जाएगा। तो जब आप 50 लेक्चर्स का कोई भी कोर्स अटेंड करते हो तो वो 50th लेक्चर तक आते आते ऑटोमेटिकली 49 टाइम्स रिवाइज हो जाना चाहिए। 49 टाइम्स में डेली का आपका शेड्यूल क्या होगा, 8 से 10 क्लास खत्म हुई, 10 के इमीडिएटली बाद आपने एक क्विक रिवीजन दे दिया, उसके बाद अगले दिन क्लास में आने से पहले आपने फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज कर लिया। सेकंड डे आपने पढ़ा, सेकंड वाली क्लास का एक क्विक रिवीजन दिया, बट अगली क्लास में आने से पहले फर्स्ट और सेकंड दोनों रिवाइज होना चाहिए। तीसरे दिन आपने पढ़ा, तीसरे का एक क्विक रिवीजन, बट अगली क्लास में आने से पहले पहला, दूसरा, तीसरा तीनों वापस से रिवाइज होना चाहिए। ये आपको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है, ये प्रोसेस आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। जब ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, बाय द वे सिग्नल आपने कंप्लीट कर लिया और आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जा रहे हो, या सब्जेक्ट ए आपने कंप्लीट कर लिया, सब्जेक्ट बी पे जा रहे हो। अब सब्जेक्ट बी में भी यही सेम प्रोसेस फॉलो करना, बट अपने 24 घंटे के रूटीन में से इस सब्जेक्ट ए का 1 घंटे का रिवीजन फिक्स करके रखना है। देखो, एक सब्जेक्ट अगर आपने बहुत ईमानदारी से मेहनत करके आपने पढ़ लिया, ठीक है, अगर आपने उस सब्जेक्ट को कंप्लीट होने के बाद कॉपी पेन बंद करके उसको कहीं साइड में रख दिया ना, तो आप जब उसको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद दोबारा पढ़ोगे तो आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आपने पहली बार करी है। सेकेंडली आपको मोटिवेशन बहुत लो रहेगा जब आप दोबारा उस बुक को पढ़ोगे, ठीक है। तो जो टास्क एक बार कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मेहनत कर चुके हैं, उसको हमेशा लूप में लेके रखो। ऐसे जो आपके 5 सब्जेक्ट हो जाए ना, अब छठवां स्टार्ट करने जा रहे हो, तो अपने शेड्यूल में से कैसे भी करके 2.5 घंटे निकालो, कैसे भी करके 2.5 घंटे निकालो, आधे घंटे में इन 5 सब्जेक्ट का रिवीजन करो। चाहे तो आप इनकी थ्योरी रिवाइज कर लो, चाहे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिवाइज कर लो, चाहे उन कंसेप्ट्स को देखो जो आपको ट्रबल करते थे, क्वेश्चंस लगा लो, ये आप धीरे धीरे फिगर आउट करो। चाहे छठवां सब्जेक्ट आपका स्टार्ट ना हो, वो चलेगा, बट जो 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं ना, वो लूप में रहने चाहिए। जैसे आज आपने सब्जेक्ट ए जनवरी में पढ़ा, तो जुलाई में जाके भी सब्जेक्ट ए में सेम लेवल ऑफ कंफर्टनेस होनी चाहिए आपके पास। वो तभी होगी जब आप उसको लूप में डाल के रखोगे। छठवें सब्जेक्ट के लिए टाइम देना मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता जितना जो 5 सब्जेक्ट में मेहनत कर चुका हूँ उनको लूप में लेकर रखना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? तो इस तरीके से आपको अपनी जर्नी रिवीजन की कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसे करने से आपको सब्जेक्ट्स डेली दिखते रहेंगे, बार बार दिखते रहेंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे आफ्टर 8 मंथ्स 9 मंथ्स 90% 80% चीजें सबकॉन्शियसली आप स्टोर कर पा रहे हो अपने माइंड में, क्योंकि आपने कोई भी सब्जेक्ट जो कंप्लीट किया था उसको कभी जाने ही नहीं दिया।
अगर आपने ये सब्जेक्ट एक खत्म कर लिया जनवरी में और उसका कॉपी किताब बंद करके रख दिया और आप उसको मार्च में उठाओगे, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ आपको हो सकता है उतना टाइम लगे, हो सकता है उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि इस टाइम पे आप डिमोटिवेटेड हो। आप सोचोगे कि यार मैंने वहाँ पे 1.5 महीने बर्बाद किए, अब उसके बाद सब कुछ बंद करके रख दिया, फिर सब कुछ जीरो से मुझे स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो कभी भी ये नौबत मत आने देना अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी रैंक लेके आनी है, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी रैंक लाने का मतलब आप बाकियों से 1 साल ज़्यादा आगे हो गए इमीडिएटली। तो अगर आपको वो एडवांटेज अभी से लेना है तो थोड़े बहुत आपको अपने रूटीन को सिस्टमैटिक करना पड़ेगा, समझ गए। ये करना डिफिकल्ट नहीं है, ऑर्गेनाइज थोड़ा सा अगर होके करोगे तो बहुत आसानी से ये चीजें करी जा सकती है, ठीक है। चलो अब आता है हाउ टू मेंटेन मोटिवेशन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं वही बताता हूँ। आप दो ही चीजें देखो, एक काम करना आज जाने के बाद, आप बस ये देखना कि 12th लेवल पे आपने अंडर परफॉर्म क्यों किया। उन लिस्ट की उन सारी चीजों की ना एक लिस्ट बना लेना। मैंने भी यही सेम चीज की थी। तो आप ना सारी लिस्ट बना लेना कि पढ़ाई नहीं करने आते थे, घूमने चले गए, दोस्तों के साथ कर लिया, इमीडिएटली क्लास को रिवाइज नहीं किया, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी आपको लगता है कि ये मेरी हैबिट खराब थी, मैं केयरलेस था, दिस दैट वॉट एवर, ठीक है। 50 कमियां आपको दिख जाएंगी। अपने आप से वादा करना आज के बाद कि यार ये मिस्टेक्स ना कभी जिंदगी में दोबारा रिपीट नहीं होगी। जिंदगी में तो चलो कर लूंगा, बट अगले 1 साल जब तक गेट की तैयारी कर रहा हूँ सेम मिस्टेक्स में रिपीट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर सेम मिस्टेक्स में यहाँ पे भी करें, वहाँ पे भी क्लास के बाद रिवाइज नहीं करते थे, यहाँ पे भी नहीं कर रहे, वहाँ पे भी क्लास के बाद घूमने निकल गए, यहाँ पे भी निकल गए, वहाँ पे भी क्लास के बाद मूवी देखने लगे, यहाँ पे भी देख रहे हो, तो रिजल्ट यहाँ पे क्या था? फेलियर। तो रिजल्ट यहाँ पे क्या रहेगा? फेलियर। तो ये तो मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, इसके लिए 1 साल वेट करने की क्या जरूरत है। तो अगर आप सेम हैबिट के साथ प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हो तो उससे बेहतर मत करो, उससे बेहतर मत करो। रिजल्ट में अभी आपको बता दे रहा हूँ, आप नहीं हो पाओगे सक्सेसफुल, फेल हो जाओगे। तो अगर आपको सबसे बड़ा मोटिवेशन चाहिए तो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है फेलियर का मोटिवेशन, जो कि आप एक बार टेस्ट कर चुके हो, जिसका कि आपके अंदर आज भी मलाल है कि यार थोड़ा सा अगर वहाँ पे सिस्टमैटिक हो गए होते, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाला होता तो आज शायद हम और बेहतर जगह पे होते, एटलीस्ट हम लोगों ने अंडर परफॉर्म तो नहीं किया होता। तो अगर वो सेम मिस्टेक सेम एक्सपीरियंस आप दोबारा नहीं लेना चाहते हो तो इन सारी हैबिट्स को इमीडिएटली कट ऑफ कर लेना और वादा करना इसको रिपीट नहीं करूंगा नो मैटर व्हाट। और आप देखोगे ना, जो आप रिपीट नहीं करोगे, आप प्रोसेसेस को फॉलो करोगे ना, तो आपको मजा आने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल, सपोज मैं आपको बोलता हूँ यार आप मुझे बताना कि आप क्या करो ना, पूरे दिन आपको पिज्जा खाना बहुत पसंद है, आप 50 पिज्जा खा लो पूरे दिन, ठीक है। सिनेरियो नंबर ए। सिनेरियो नंबर बी, हो सकता है कि यार आपको ना मूवीज देखना बहुत पसंद है, तो आप एक दिन में ना 20 मूवीज देख डालो, सुबह से शाम तक बैठे रहो, मजे करते रहो, मूवीज देखते रहो। हो सकता है कि आपका कोई बहुत चहेता इंसान हो, आपको उससे बात करना बहुत पसंद हो ना, आप उससे बात ही कर डालो 24 घंटे 48 घंटे, सारे रिकॉर्ड तोड़ दो, ठीक है। और चौथा सिनेरियो, आपने सुबह एक डेडलाइन सेट करी कि यार आज मैं एक काम करता हूँ कि फर्स्ट चैप्टर पूरा फिनिश करके सारी चीजें इन ऑल सेंसेस सब कुछ करके तभी रात में सोऊंगा, और रात होते होते आपने अपनी डेड लाइन अचीव कर दी। ध्यान से सुना मैं कौन सा वर्ड बोल रहा हूँ, डेड लाइन। इसको आपने अचीव कर लिया। आप सभी इन सारे 4 सिनेरियो से कभी ना कभी आप रूबरू हुए होंगे। आप मुझे बताइए इन चारों केसेस में से कौन सा ऐसा सिनेरियो था जिसमें रात को आपको नींद अच्छी है, जिसमें जब आप शीशे के सामने खड़े हुए तो आपको अपने ऊपर थोड़ा सा प्राउड फील हुआ कि यार अब तो मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ कुछ कॉन्फिडेंस मुझे आ रहा है। तो एक्चुअल में खुशी कहाँ पे मिली? दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कि भाई आप पिज्जा खा रहे हो और फोटोज डाल रहे हो सोशल मीडिया पे, ये देखो भाई मैं कितने पिज्जे खा सकता हूँ, कितना अमीर हूँ। मूवीज देख के आप रिव्यूज डाल रहे हो, वॉट एवर जो भी कर रहे हो, अंदर से आप किसमें खुश हुए, किसमें आपको ज्यादा मजा आया? तो यार जो चीज अंदर से आपको खुशी दे सकती है, क्यों ना वही काम किया जाए ना। दुनिया को तो दिखाने में क्या ही है, अगर आपको अंदर से कोई चीज खुशी दे रही है ना, तो आप उसको लंबे समय तक सस्टेन कर पा रहे हो। सेकेंडली आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प कर रही है, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती दुनिया में। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कैसे खुश रहा जा सकता है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। तो मुझे यही लगता है कि अगर आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड में रहना है, या तो सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय पे चले जाओ, वो अपने बस की बात है नहीं, काम तो करना ही करना है। तो अगर आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड में रहना है तो हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ लाई करती है डेडलाइंस कंप्लीट करने में। सेट अ रियलिस्टिक डेडलाइन, कंप्लीट देम रिलीजियसली रेगुलरली, तो आप देखोगे एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंट। और जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, खुश रहते हो, तो अगले दिन मोटिवेटेड रहते हो, अगले दिन के डेडलाइन कंप्लीट करो। ऐसे जब आप ग्रेजुअली करते जाते हो ना, तो आपकी एक रिकरिंग लूप बन जाती है। और जब ये रिकरिंग लूप आप बनाते हो ना किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, तो वहां पे सक्सेस देर सवेर आपको मिली जाती है। समझ आ गई बात सभी को? तो दो चीजों का हमेशा याद रखना, एक बार फेलियर वाला एक्सपीरियंस ले चुके हो, बहुत खराब था, बहुत बुरा लगा था, सेम एक्सपीरियंस दोबारा नहीं लेना है, उसके लिए सेम हैबिट्स कंटिन्यू नहीं करनी। सेकेंडली, आपको अगर एक्चुअल में खुश रहना है, अपनी डेली प्रोफेशनल लाइफ में एक्सीलेंस हासिल करनी है, तो एक रियलिस्टिक डेडलाइन सेट करिए और उस डेडलाइन को हमेशा अचीव करते जाइए, ठीक है। चलो, तो अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग क्या करते हैं, हाँ एक दो चीज़ों की चर्चा और कर लेते हैं। ये कंसिस्टेंट और आपको प्रोडक्टिव कैसे रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं जो पर्सनली फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे रात में सोने से पहले, रात में सोने से पहले आप अपने नेक्स्ट डे का शेड्यूल ना पूरा अच्छी तरीके से प्लान कर लिया करो।
जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक डायरी होती है ना, उसमें पूरे दिन का शेड्यूल मैं बना के रखता हूँ कि मुझे कितने बजे क्लासेस लेनी है, कितने बजे मीटिंग करनी है, कितने बजे अपने फाइनेंशियल्स को रिव्यू करना है, कितने बजे मुझे कोई घर का काम करना है, कितने बजे मुझे फैमिली को टाइम देना है, उसमें मेरा पूरा शेड्यूल होता है। साथ के साथ ना मैं एक ऐप भी यूज़ करता हूँ, एनीडू। ठीक है, पहले तो मैं सिर्फ डायरी में लिखता था, बट बाद में किसी ने मुझे ऐप बता दिया, तो ऐप मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है क्योंकि ये मुझे कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स वगैरह सारा भेजता रहता है। ठीक है, तो मैं रात में सोने से पहले पूरा प्लान करके रखता हूँ, सारी चीज़ें प्लान करके रखता हूँ। और उसके बावजूद आप सोचो, मैं इतने दिनों से कर रहा हूँ, मेरी एफिशिएंसी 80% के आसपास आती है। मतलब 100% तो मैं भी नहीं कर पाता हूँ कि 100% तो मैं भी नहीं कर पाता हूँ कि मैं सारा का सारा पूरा जितना मैंने सेट करा उतना अचीव कर लिया। बट मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा कि जितना काम मैं 5 दिन में कर पाता था, एक हफ्ते में करता था, उतना काम मैं एक दिन में करने लगा, और ज़्यादा बिना कोई स्ट्रेस लिए, जस्ट बिकॉज थिंग्स आर वेरी मच प्लान्ड। बहुत कुछ प्लानिंग से सब कुछ चल रहा है, तो उसमें मेरा काम भी कंप्लीट हो जा रहा है, मैं फैमिली को भी टाइम दे पा रहा हूँ, मुझे अगर कोई वेब सीरीज देखनी है मैं वो भी देख पा रहा हूँ, मुझे कहीं घूमने जाना है तो वो मैंने पहले से ही प्लान कर लिया कि मैं 26 तक अपने सारे कोर्सेज फिनिश करके 4 दिन के लिए मैं घूमने निकल जाऊंगा, है ना। तो ऐसा करके ना, जब प्लानिंग से आप बहुत चीज़ें करते हो ना, तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपके टास्क इधर उधर बिखरते नहीं है, टास्क टाइम पे कंप्लीट होते हैं, आप अपने आप को भी टाइम दे पाते हो, और उसके साथ साथ आपकी जो एक पर्सनल लाइफ, जैसे मैंने बोला ना, कॉलेज के साथ साथ एंजॉय भी करना चाहिए, उसके लिए भी आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा। तो प्लान योर डे वेरी वेरी डिलीजेंटली। जनरली लोग बोलते हैं कि 21 दिन तक कोई काम करो तो उसकी आदत पड़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इंजीनियर्स के लिए 7 दिन ही काफ़ी होता है। अगर आप 7 दिन तक कोई भी काम करोगे तो आपके लाइफस्टाइल का पार्ट हो जाती है। तो आप ये कर सकते हो। सेकंड सजेशन जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा वो ये कि जब भी आप पढ़ने बैठो, जब भी आप कोई भी ऐसा काम करने बैठो जिसमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, तो आप दो चीज़ें कर सकते हो। उस काम में अपने सारे सेंसेस को इन्वॉल्व करो। जैसे मान लो मैं इस टाइम पे बोल रहा हूँ ना, तो मैं अपने, मेरे हाथ भी इन्वॉल्व है, मैं आप लोगों को देख भी रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, तो मेरे ना ऑलमोस्ट सारे के सारे सेंसेस इन्वॉल्व हैं, तो मेरे डी फोकस होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत ही कम चांस है कि मेरे दिमाग में कोई दूसरा थॉट आएगा। अब सेकेंड सिनेरियो आप क्या ले सकते हो कि सपोज मैं सिर्फ ऐसे बैठा हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में उस टाइम पे 50,000 थॉट्स हो सकते आ जाए। तो जब भी आप पढ़ने बैठे तो कभी भी कैजुअल होकर पढ़ाई नहीं करनी कि ना तो हाथ में पेन है, ना तो आप कुछ कर रहे हो, कुछ भी आपने नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कॉपी लेके बैठे हुए हो, तो उस टाइम पे आपके डिफोकस होने के चांसेस बहुत होंगे। आप क्या कर सकते हो, अपराइट पोजीशन में हमेशा बैठिए, आपके हाथ में हमेशा एक पेन या पेंसिल होना चाहिए, जो भी आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो उसको स्क्रॉल करते जाओ। स्क्रॉल करने के साथ साथ उसको आप लिप सिंक भी कर सकते हो, जैसे थोड़ा थोड़ा उसको बोलते रहो, बहुत चिल्ला के नहीं, थोड़ा थोड़ा आप बोलते रहे जो आपको सुनाई दे। तो जब आप लगातार उसको बोलते रहते हो ना, तो जो सामने टेक्स्ट लिखा होता है उसको भी माइंड रजिस्टर करने की कोशिश करता है, और आप देखोगे आपका हाथ, आपकी आईज, आपका ब्रेन, ये सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड हो चुके हैं, तो आपके दिमाग में सेकंड थॉट आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप इसको एक बार ट्राई आउट करके देखना। जब भी आप बोल बोल के पढ़ते हो, अपने आप को समझाते हुए पढ़ते हो, बहुत धीरे धीरे बोलना आपको, बट उसको बस एक प्रोसेस में डालना है ताकि आपके दिमाग में कोई सेकंड थॉट आने का स्कोप ना बचे। तीसरा इंपॉर्टेंट सजेशन आप लोगों के लिए ये है, थर्ड इंपॉर्टेंट, तो ये सेकंड वाला सबको समझ में आ गया। मैक्सिमम सेंसेस को इन्वॉल्व करो, जिस भी काम में बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है, तो आप डी फोकस बहुत कम होंगे। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू फॉर्म अ ग्रुप। अकेले पढ़ के डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत आसान होते हैं। मतलब आप अकेले बैठ के अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि रियलिस्टिकली पॉसिबल है ये, बहुत कम चांसेस होते हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे थॉट्स आएंगे जिसकी वजह से आप प्रोडक्टिव नहीं रह पाओगे। तो बेहतर क्या होता है कि एक अच्छे लोगों का ग्रुप बनाओ, हो सके तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस का बना लो, क्योंकि आपकी ब्रांच में मान लो जिसके साथ आपने ग्रुप बनाया है वो आपसे पढ़ने में अच्छा हुआ तो आप उसको देख के टेंशन में रहोगे, आप उससे पढ़ने में अच्छे हुए तो वो आपको देख के टेंशन में रहेगा। तो बेहतर क्या है कि आप अदर ब्रांचेस के लोगों के साथ एक ग्रुप बना लो, जैसे कोई सिविल का दोस्त हो, कोई मैकेनिकल का, और एक डेली आप लोग डेडलाइन सेट कर लो और साथ में बैठ के पढ़ो। जब ग्रुप में आप पढ़ाई करते हो ना, ग्रुप अच्छे लोगों का होना चाहिए ना, वरना ग्रुप में पढ़ाई तो होगी नहीं और सारी चीजें हो जाएंगी। तो अच्छे लोगों के ग्रुप के साथ जब आप बैठते हो ना, तो वहां पे भी ना आपके दिमाग में अगर कुछ आ भी रहा होगा तो आप करोगे नहीं, आप देखो यार सामने वाला पढ़ रहा है तो चलो हम भी इसी के साथ साथ पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये 3 सजेशन अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आप ज्यादा कंसिस्टेंट और ज्यादा प्रोडक्टिव रह पाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चलो। अब उसके अलावा अगर आपको मेरी गाइडेंस चाहिए तो आई थिंक आप लोग मुझसे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जरूर कनेक्टेड होंगे, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज आप लोगों ने अभी तक अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वहाँ पे भी डाउनलोड कर लो। वहाँ पे भी मैं कम्युनिटी पे आप लोगों को पोस्ट देता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे भी मुझसे जुड़ सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा आप अनअकैडमी ऐप पे ना जितनी भी स्पेशल क्लासेस हैं वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, उस पर भी आप ये कोड लगा के उनको एक्सेस करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपसे वहाँ पे एक इन्वाइट कोड मांगेगा, आप चाहो तो उसको लगा के कर सकते हो। बाकी अगर आपको अनअकैडमी पे आना और पेड सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ाई करनी, कोई भी प्लेटफॉर्म आप चूज कर सकते हो, तो वहाँ पे भी ये कोड लगा के आप डायरेक्टली मेरी गाइडेंस में तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है,
तो ये मेरी टीम का नंबर है, अगर आपको फर्दर कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, है ना। प्रतीक सर विल बी गाइडिंग यू अबाउट एनीथिंग दैट यू नीड। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है आप मुझसे बात भी कर सकते हो। ही इज हैविंग माय डेली शेड्यूल, तो जैसे मैं फ्री होता हूँ ये आपको मुझसे बात भी करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपकी कुछ कॉमन क्वेरीज पे। आप जल्दी से अपनी क्वेरीज बताओ, क्या क्या क्वेरीज आप लोगों की। तो क्वेरीज कमेंट सेक्शन में मत डालो, यहीं पे पूछ लो। आई विल बी टेकिंग योर क्वेरीज फॉर द अपकमिंग 5 मिनट्स, ठीक है। आप अनअकैडमी पे देखो क्या करो, मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे जाके गोल चूज करना है गेट ईएससी, ठीक है। गोल चूज करने के बाद गेट ईएससी आप वहाँ पे जाएंगे, आपके पास एक सर्च बार का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांच को आप लोग चूज कर लेना। ब्रांच को चूज करने के बाद आप टीचर्स को फॉलो कर लेना। मैं कुछ आपके टॉप के टीचर्स के नाम बता देता हूँ, आप इन सारे टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इन सारे टीचर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो यू कैन फॉलो अंकित गोयल सर, ठीक है। अगर आपकी ब्रांच ईसी है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी ब्रांच सिविल है, ठीक है, तो आप फॉलो कर सकते हो जसपाल सर को, ओके। और अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो आप फॉलो कर सकते हैं नेगी सर को, ठीक है, देवेंद्र नेगी सर। तो ये मैंने रिस्पेक्टिव ब्रांचेस के नाम बता दिए, आप इनको सर्च करके इनके कोर्सेज को एक्सेस करना स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे फ्री कोर्सेज आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जसपाल सर इज फॉर सिविल एंड नेगी सर इज फॉर मैकेनिकल, ओके फाइन। तो यहाँ पे सारे आपके एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज होते हैं, आप इनको देखिए और यहाँ से अपनी तैयारी एटलीस्ट आप स्टार्ट करिए, ठीक है। 2019 पास आउट हो, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी आप करना स्टार्ट करें। देखो कॉन्फिडेंस हमेशा आता है प्रिपरेशन से। अब प्रिपरेशन, अगर आपने प्रिपरेशन में ऑनेस्टी नहीं डाल रखी है तो आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। क्या आप डे इन डे आउट 12 से 14 घंटे का आउटपुट निकाल रहे हो, अगर आंसर है नहीं तो कैसे कॉन्फिडेंस आएगा ना। तैयारी के टाइम पे सिर्फ तैयारी होती है, अगर तैयारी के टाइम पे आपने 10 चीज़ें और कर रखी हैं तो कभी भी तैयारी के एंड में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मैं अभी अभी आपको सिस्टमैटिक तरीका बताया कि कैसे आपको सिस्टमैटिकली तैयारी करनी चाहिए, ओके। कौन सी बुक तैयारी करना चाहिए पीवाईक्यूज के लिए। पीवाईक्यूज के लिए आप कोई भी एक अच्छी बुक फॉलो कर सकते हो। अगर आप किसी टेलीग्राम चैनल वगैरह पे कनेक्टेड हो ना तो वहाँ पे एक पोल कंडक्ट करवा लो, क्योंकि मुझे पीवाईक्यू बुक यूज़ किए हुए ना काफ़ी साल हो गए तो मैं अभी टच में नहीं हूँ। आप एक बार पोल कंडक्ट करवा लो, जो अभी इमीडिएट सीनियर्स है ना दे विल गाइड, ओके। सर मैं अभी एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ, मैंने अभी गेट के लिए पढ़ना स्टार्ट किया सर, क्या प्लानिंग के हिसाब से करूँ। क्या प्लानिंग अभी अभी मैंने आपको प्लानिंग बताई ना आदर्श। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए कि आप का जो सिलेबस है उस सिलेबस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो, एक एक सब्जेक्ट उठाते जाओ, उस सब्जेक्ट के थ्योरी नोट्स को पढ़ते जाओ, उसके बाद जो क्लास के साथ साथ क्वेश्चंस दिए जाए उनको प्रैक्टिस करते जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, सॉल्यूशन आपके पास होना नहीं चाहिए। जब आपका एक सब्जेक्ट उसका डीपीपी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए तो सब्जेक्ट वाइज आप टेस्ट सीरीज दे दीजिए। अगले सब्जेक्ट पे जब जाएं आप तो पिछला सब्जेक्ट हमेशा रिवीजन के लूप में होना चाहिए। आप 6वें सब्जेक्ट पे पहुंचे हो तो पिछले 5 सब्जेक्ट के लिए 3 घंटा आप अपने शेड्यूल में चाहे जैसे रिजर्व करो। आप यूट्यूब कम चलाओ, आप फेसबुक कम चलाओ, आप घूमने कम जाओ, आप जैसे भी मर्जी हो वैसे करो, बट वो 3 घंटे आपको बचाने, क्योंकि आपको अगला 1 साल बर्बाद नहीं करना है। अगर आपको अगला 1 साल और बर्बाद करना है तो आप वो 3 घंटे वेस्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होने के लिए प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन इंटेलिजेंस। प्रोसेस करेक्टली फॉलो करोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में एक रिस्पेक्टेबल रैंक आ जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके ठीक है। और देखो अनअकैडमी पे ना आपका 19 जनवरी से आई थिंक आपका फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि यार मेरा अपकमिंग कोर्स ना 30 जनवरी तक थोड़ा डिस्क्लोज होगा। 30 जनवरी तक मेरा अपकमिंग कोर्स आप लोगों के लिए डिस्क्लोज होगा, ठीक है। चलो यार, चलो तो थैंक यू सो मच यार फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। होपफुली वील बी हैविंग सम मोर डेडिकेटेड सेशंस जहाँ पे आपको अगर कुछ और सेशंस किसी स्पेसिफिक चीज़ पे चाहिए होगा तो कांटेक्ट कर लेना अगेन टू प्रतीक सर, ही विल बी अरेंजिंग द सेशन अगेन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक द सेशन। तो अच्छा, मैं आपको एक चीज़ ये भी सजेस्ट कर सकता हूँ, आप क्रिएटरिक्स चैनल पे जाके ना एक बार टॉपर्स के इंटरव्यू देख लेना यार। तो जो लोग भी सीरियस कैंडिडेट्स होंगे एक बार क्रिएटरिक्स चैनल पे जाके आप लोग एक बार इंटरव्यू भी देख लेना, तो ठीक है। सो वंस अगेन यार थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने बताया ना कि क्रिएटरिक्स चैनल पे जाके आप लोग एक बार वो इंटरव्यूज वाले सेशंस को जरूर देख लेना। बाकी इन दोनों के साथ इंटरव्यू में एक बार अरेंज करने की कोशिश करता हूँ, ओके। So thank you so much, Cooch Behar Government Engineering College and the organizing team, which consists of Suraj, Prajal and Saurabh, and backend team which consists of Sudeep, Ananya, Anish and Shubhamita and Aritra, ठीक है। तो मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट किसी ऐसी सेशंस में।
होपफुली इस सेशन से आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मिला, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, और अगर आपको कोई भी गाइडेंस कुछ भी चाहिए होगा, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट द टीम। ओके।